हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं आरपीएससी एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करने के लिए। तो 2023 के अंदर हमारा पेपर हुआ था एबीएसटी का। उस पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो सवाल पूछे गए थे ना, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का जो डिस्कशन है आप सभी के लिए रेलेवेंट रहेगा, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की कर रहे हो, चाहे अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए आज का डिस्कशन रेलेवेंट रहने वाला है। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एबीएसटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा डिटेल्ड कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं जी आज के पहले सवाल से, और ये सवाल है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल रहता है वो आपको बताना है जी। तो बोनस शेयर्स के लिए जनाब सेक्शन 63 रेलेवेंट रहता है। सेक्शन 63 में बताया गया बोनस इशू के क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोसीजर है, और इसीलिए सीधा सीधा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल जिसमें सीधा आपसे सेक्शन पूछ रहा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टेट लेवल एग्जाम्स। चलिए अगला सवाल है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, शेयर प्रीमियम होता है, उसको आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो? कैन बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो क्या? प्रॉफिट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? बायबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्या? तो देखो जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं कर सकते उसका। बोनस शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ए, बी एंड डी का बन जाएगा। चलो अगला सवाल है, राइट शेयर्स मींस द शेयर्स व्हिच आर। बताओ फटाफट से क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इशू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस, इशू टू होल्डर्स ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, इशू टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो जी, राइट शेयर्स वो होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम ऑफर करते हैं कि जनाब कंपनी को और पैसों की जरूरत है और शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं। तो पहला हक आपका है, पहला राइट आपका है कि आप और शेयर लेना चाहते हैं। अपना जो शेयर होल्डिंग है उसे परसेंटेज फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो दे आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सीधा ये पूछ रहे हैं। ट्रांसफर फ्रॉम शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व टू शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो आपकी शेयर कैपिटल तो बढ़ने वाली है। शेयर कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे जनाब, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। पर डेबिट किसको करेंगे? डेबिट आप अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को कर सकते हो, या फिर अपने शेयर प्रीमियम वगैरह को भी यहां पे इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो अभी सवाल के अंदर आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं कि शेयर प्रीमियम से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा करना अलाउड है। सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल एंट्री आप बिल्कुल कर सकते हो बोनस शेयर को इशू करने के लिए। तो बाकी सब में आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। चलो बारी है अगले सवाल की। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दी गई है। आपको करनी है यहाँ पे मैचिंग, मैच द फॉलोइंग का सवाल है। अनपेड डिविडेंड, बताओ कौन सी कैटेगरी में डालोगे? आपका डिविडेंड है जो आपने पे नहीं किया, आपके लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? ये बिल्कुल आपके लिए एक लायबिलिटी है, और आप इसको कौन सी लायबिलिटी में डालने वाले हो फटाफट से बताइए जी। क्या ये कॉन्टिजेंट है या अदर करंट लायबिलिटी है? तो इसको आप अदर करंट लायबिलिटी में यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास एक इनटेंजिबल एसेट होता है, और वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो WIP हमारी हमें इन्वेंट्री में देखने को मिलती है। और पॉसिबल लायबिलिटीज जो हमारी फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकती हैं, दे आर बेसिकली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो ये वाली जो मैचिंग हमने यहाँ पे करी, बताइए फटाफट से कौन से ऑप्शन में बन रही है? ये जनाब ऑप्शन नंबर 2 में आपकी बन रही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो जनाब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और ये सवाल है, कंपनी मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन फॉर एन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द कॉल। तो 10 रुपए का शेयर है, आप 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, 4 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस 3 रुपए आप यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगा रहे होंगे। और आपको एप्लीकेशन आई 43,525 शेयर्स की,
और आपने यहाँ पे अलॉटमेंट किस तरीके से किया वो जानकारी भी आपको दे रखी है। कहा गया कि 11,525 शेयर ऐसे थे जिनको आपने 5,600 शेयर्स यहाँ पे अलॉट कर दिए, और यहाँ पे 32,000 शेयर ऐसे थे जिनके बदले आपने 4,400 शेयर्स यहाँ पे अलॉट किए। आपने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, आपने शेयर जरूर दिए बट कम शेयर दिए। अब इन्होंने पैसा आपको ज्यादा दे रखा होगा और आपने शेयर इनको यहाँ पे कम दिए होंगे, और इसीलिए जो एक्सेस मनी आपके पास आया आप उसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा बताया गया। एक्सेस अमाउंट हैज बीन यूज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो एक्सेस पैसा जो आया हुआ था आपने अलॉटमेंट और कॉल के लिए इस्तेमाल कर लिया। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिफंडेड? अब देखो आपको एक्सेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आगे एडजस्ट करने के बाद फिर भी एक्सेस बच रहा है तो उसे तो रिफंड करना पड़ेगा। तो 11,525 शेयर पे हमें 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से कितने आए होंगे? कुछ 33-34 हजार रुपए आए होंगे, और इनको यहाँ पे आपने 5600 शेयर दिए, तो इनका बनता कितना था? इनका बनता तो था 56,000। 56,000 में आपके पास कुछ 33-34 हजार रुपए आ भी गए, तो इनका कोई रिफंड नहीं बन रहा। इनसे तो आपको फ्यूचर में कॉल के लिए पैसे और मंगाने ही पड़ेंगे, इनके लिए तो कोई रिफंड नहीं है। ये जो 32,000 वाले हैं ना, इनमें रिफंड का चक्कर पड़ेगा। 32,000 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से आपको दिए होंगे 96,000 रुपीज। 4,400 शेयर्स इनको 4,400 के शेयर्स इनको मिले हैं, और ये 10 रुपए का एक शेयर है, और 44,000 ही पूरा अमाउंट इनका एडजस्ट होगा। 44,000 से जो भी ज्यादा पैसे आपके पास आए हैं वो आपको रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, आप 10 रुपए 4400 पे लगाएंगे तो 44,000 मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, बट इन्होंने 96,000 दे दिए हैं, तो एक्सेस अमाउंट यहाँ पे आपका 52,000 का बन रहा है, और इसे जनाब आप रिफंड कर देंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलो बारी है अगले सवाल की। Additional guidance given in Ind AS over and above what is given in IFRS are called carve out, carve in, carve clarification, all of the above। अब देखो जब हम Ind AS और IFRS को देखते हैं ना, तो कुछ carve in, carve out हमें देखने को मिलते हैं। carve out का मतलब है कि Ind AS कुछ अलग आपको चीज बता रहे हैं IFRS से। carve in का मतलब है कि Ind AS आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा से आपको गाइडेंस दे रहा है, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है ना जनाब, ऑप्शन नंबर 2 कार्विन का बनने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑफर्स 1 शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड टू इट्स शेयर होल्डर। इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज 120 एंड मार्केट प्राइस इज 200 पर शेयर। द वैल्यू ऑफ द राइट विल बी। अभी एबीसी कंपनी लिमिटेड क्या कह रही है? ये अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कह रही है, हर 4 शेयर के बदले तुम एक शेयर और खरीद सकते हो, मेरे से सस्ते में खरीद सकते हो। मार्केट में एक शेयर 200 रुपए का चल रहा है, मेरे से तुम ये शेयर 120 का खरीद सकते हो। तो यहाँ पे उनको एक राइट मिल रहा है, उनको एक हक मिल रहा है। इस हक की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। देखो ये जो हक या राइट उनको मिल रहा है, इसकी वजह से वो शेयर को सस्ता खरीद सकते हैं, और इस हक की वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निकालनी है। तो अभी इसका निकालने के लिए हमारे पास जनाब एक फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 200 में से 120 को निकाल दो कि 80 रुपए का फायदा है तो 80 रुपए वैल्यू ऑफ द राइट है। आपको इसे डिवाइड भी करना पड़ता है जी नंबर ऑफ शेयर से, और फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहता है, मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस, यानी कि 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एंटाइटल्ड पर राइट प्लस 1। अब 4 शेयर के बदले आपको 1 मिल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16 निकल कर आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 5 निकल कर आएगा, और ये आपका वैल्यू ऑफ द राइट यहाँ पे 16 का बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिमाग यहाँ पे लगाना होगा। अगला सवाल है, XYZ Limited has to redeem preference shares of rupees 2,75,000 for which company has issued 8,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. The amount to be transferred to CRR account capital redemption reserve account is। प्रेफरेंस शेयर्स की आपको जब रिडम्पशन करनी है तो आपको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब यहाँ पे 2,75,000 के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो, और इसके दो सोर्सेज होने वाले हैं। एक सोर्स है कि आपने फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया, दूसरा बचेगा सोर्स आपके प्रॉफिट्स का। फ्रेश इक्विटी शेयर्स आपने कितने की इशू किए? 8,000 इंटू 10 आप कर दोगे, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे, 80,000 के। तो बैलेंस आपके पास यहाँ पे जो बचा
2,75,000 माइनस 80,000 अगर आप करेंगे 1,95,000 का जो बैलेंस बचा ये आप अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के सीआरआर में डाल दोगे। तो करेक्ट आंसर जनाब हमारे पास जो बनने वाला है ना वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए अगले सवाल पे आते सी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ। ऑप्शंस है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स या फिर री इशू ऑफ शेयर्स। तो सेक्शन 53 आपको कहते हैं कि बोनस डिस्काउंट पे आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को, तो आप कर सकते हो। बाकी अदरवाइज आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। तो जनाब करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 75,000, 12% debentures 5 lakh, premium on redemption of debentures 25,000, 12% debentures have been issued at a discount rate of। अब देखो 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और यहाँ पे आपका जो लॉस एंड इशू है 75,000 का है। ये 75,000 का जो लॉस है, अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे जनाब। एक कंपोनेंट है जो प्रीमियम आप रिडम्पशन पे दे रहे हैं 25,000 का, और दूसरा कंपोनेंट है आपका डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बनेगा, बैलेंसिंग फिगर हो गया 50,000 का, ये आपका डिस्काउंट है। तो 50,000 का डिस्काउंट आप दे रहे हैं 5 लाख के डिबेंचर पे, तो यानी कि आप 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। बारी है अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आप कौन से प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में से डिविडेंड नहीं बांट सकते? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, देखो सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसका इस्तेमाल प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर सकते, बोनस शेयर्स वगैरह ही इशू कर सकते हो। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल आप प्रॉफिट बांटने में नहीं कर सकते, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, ये वाला जो प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसको भी आप डिविडेंड की फॉर्म में फ्रीली नहीं बांट सकते हो। तो तीनों को ही आप इस्तेमाल नहीं कर सकते डिविडेंड बांटने के लिए। करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलो अगला सवाल। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स आउट ऑफ इट्स। बाय बैक करना है, कंपनी ने अपने शेयर्स वापस से खरीदने हैं मार्केट से, तो किस सोर्स से वो बाय बैक कर सकता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो बायबैक को लेकर कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रोविजन है उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया कि किस किस सोर्स से आप बायबैक कर सकते हो, और ये तीनों सोर्स वहां पे बिल्कुल अलाउड है। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रेश इशू, ये तीनों से आप बायबैक को फाइनेंस कर सकते हो। करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का बनेगा। बारी है जनाब अगले सवाल की। डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इज क्रेडिटेड टू। अब होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है। अब क्या होता है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लेट सपोज 1 जनवरी 2025 को यहां पे टेकअप कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब 1 जनवरी 2025 से पहले वाले जो इसके प्रॉफिट्स होंगे दे आर रेफर्ड टू एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इसके बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से अगर कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी है तो वो आप होल्डिंग कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें से डायरेक्टली करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट सब्सिडरी कंपनी दे रही है होल्डिंग कंपनी को, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपके लिए नॉर्मल एक रेवेन्यू नेचर का इनकम है जिसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। अभी देखो जी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। नो इंपैक्ट इन दी अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, ऐसे कैसे? पैसे आ रहे हैं तो इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, नहीं जनाब। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अब अगर प्री एक्विजिशन से होते तो इन्वेस्टमेंट से जरूर एडजस्ट करते, बट ये पोस्ट एक्विजिशन से है और इसीलिए पी एंड एल अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी में ये सीधा सीधा आपका चला जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए बारी है अगले सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स?
ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स, एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर नन ऑफ दी अबव। अब बायबैक के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? देखो, बोरोइंग या एक्सिस्टिंग कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो नए शेयर्स वगैरह इशू करो या फिर आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीधा सीधा यहाँ पे अपना जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सही नहीं है? पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। देखो पूरा सीक्वेंस हमारे पास रहता है, सबसे ऊपर हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल आती है जी, कितने शेयर मैक्सिमम कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, बट सारे शेयर्स को इशू नहीं किया जाता है, कम शेयर्स को इशू किया जाता है, जितने को किया जाता है वो हमारी इशूड कैपिटल बन जाती है। अब इशूड कैपिटल कंपनी इशू करती है बट सारे शेयर होल्डर नहीं ले लेते, जितने शेयर होल्डर ने खरीदे दैट बिकम्स योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर भी कंपनी जो है एकदम से सारा पैसा नहीं मंगा लेती, इंस्टॉलमेंट्स में कई बार मंगाती है। जैसे मान लीजिए सब्सक्राइब कैपिटल हमारे पास है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। अभी कंपनी ने इन शेयर्स पे केवल लेट सपोज 8 रुपए ही मंगाए हैं, तो 8 रुपए जो कंपनी ने मंगाए दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड अप कैपिटल, 10,000 इंटू 8 इज गोइंग टू बी कॉल्ड अप कैपिटल। अब शेयर होल्डर चला के, शेयर होल्डर अभी सारे पैसे नहीं दे रहा, अभी क्या है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो ये 8 रुपए नहीं दे रहे, उन्होंने अभी कम पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने इससे थोड़ा कम अमाउंट दिया हुआ है, तो जितना पैसा हमारे पास अभी आया हुआ है दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज पेड अप कैपिटल। तो लेट सपोज 80,000 में से अभी हमारे पास 78,000 ही आया, 2,000 नहीं आए, तो पेड अप कैपिटल हमारी यहाँ पे 78,000 की हो जाएगी। ये सवाल कह रहा है पेड अप कैपिटल शेयर कॉल्ड अप कैपिटल को एक्सीड कर सकती है। भैया एक्सीड तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये दोनों बराबर होंगी कॉल्ड अप या पेड अप, या कॉल्ड अप ज्यादा होगी और पेड अप कम होगी। पेड अप एक्सीड नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सीड, और ये वाली स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप एक पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सवालों के ऊपर जो कि आरपीएससी एबीएसटी 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आज के इस डिस्कशन से आपको आइडिया लगा होगा आरपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, और ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।